राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी लगातार सुपर 10 की क्लास आ रही है, ठीक है। और मैं बार बार ये आपसे कहता हूँ, जो भी लड़का, जो भी मेरा प्यारा बच्चा अगर मेरी सुपर 10 में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो 100% एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो मेरी आज की क्लास का देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है, ठीक है। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है। यदि किसी संख्या के 60% का, ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी मत मानो, ठीक है, एक्स मान लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको डराया जाता है कि एक्स से कोई क्वेश्चन ना लगाओ। अरे एक्स से कोई क्वेश्चन जो नहीं लगाए जाते ना लगाओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो हम एक्स से लगाएंगे ही लगाएंगे। यदि किसी संख्या के 60%, मैंने संख्या क्या मान ली, एक्स। अब संख्या का 60% भैया 60/100, ठीक है, का 3/5वां भाग, का 3/5वां भाग कितना है, 36 है। तो हमें x का मान निकालना है, तुम्हारी वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर ये 18, 18 दूना यहाँ पर 36, नीचे कितना हो गया 50, 50 से उधर गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा। x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा साधारण ब्याज का प्यारा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखो, जब भी अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग करो, रात में ही जब सोने चलो, ठीक है, रात में ही जब आप सोने चलो तो अपना एक वहां पर टारगेट पेपर बना लो, ठीक है। वहां पर अपना लिखो टारगेट, माई टारगेट। वहां पर अपना टारगेट ये बना लो कि कल मुझे देखो टाइम टेबल से बिल्कुल पढ़ना है। कल मुझे 2 घंटे मैथ पढ़नी है, 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, उसके बाद 2 घंटे हिंदी पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, जैसे आपको वहां पर समझ में आए, अच्छी तरीके से अपना सिस्टम से पढ़ सको, ठीक है। तो डेली का आप लोग सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ और अपना एक छोटा सा टारगेट बनाओ, ठीक है। बहुत बड़ा टारगेट ना बनाओ। हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टाइम टेबल बना लेते हैं और उसमें लिख देते हैं कि आज मैं मैथ के लगभग एलिगेशन पूरा पढ़ डालूंगा, पूरा परसेंटेज समाप्त कर दूंगा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त कर दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने 3-4 चैप्टर के नाम लिख दिए। उसके बाद मैंने ले ली कंबाइंड में 2-3 क्लास भी यूट्यूब से ले लूंगा, ठीक है, वो भी लिख दी, बहुत सही। उसके बाद आपने क्या, मैं 8 टेक्स्ट बुक के भी दो सेट दे लूंगा, इतना सब कुछ इसमें लिख दिया। उसके बाद मैं लिख दिया मैं करंट अफेयर्स आज इतनी तैयार करूंगा, उसके बाद मैं हिस्ट्री इतनी तैयार करूंगा, उसके बाद पॉलिटी में इतनी तैयार करूंगा। उसमें मैंने इतना बड़ा बायोडाटा लिख दिया, इतना बड़ा अपना टारगेट लिख दिया कि सारे दिन के लिए 1 मिनट की छुट्टी नहीं, और जितना बड़ा मैंने टारगेट लिया था उससे मैंने 50% भी नहीं पूरा कर पाया, ठीक है। तो अगले दिन पूरा हमारा जो माइंड होता है ना, ठीक, बहुत ही डिमोटिवेट में चला जाता है। देखो, जैसा हम लिखते हैं अगर वो हम नहीं पूरा कर पाते तो अपने लिए ही अपनी एक समस्या खड़ी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले और सबसे प्रमुख बात आपको बताना चाहूंगा कि अपना एक टारगेट बनाओ, ठीक है, अपना एक लक्ष्य बनाओ और सारा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दो। और लक्ष्य हमारा कैसा होना चाहिए, एक छोटा सा प्यारा सा लक्ष्य होना चाहिए कि आज मुझे, और सबसे पहले लक्ष्य की शुरुआत कैसे करो, जैसे कि मैथ में आज तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मैथ के मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा, एक परसेंटेज, एक प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा आज मैं समाप्त कर दूंगा। तो वहाँ पर आज लक्ष्य में अपने ये लिखो कि आज मैं केवल परसेंटेज पढ़ूंगा, ठीक है। मन में 2-3 टॉपिक आ रहे हैं लेकिन लक्ष्य में अपना एक टॉपिक लिखो, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप उस लक्ष्य को पूरा कर लोगे, जब आपने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को पूरा कर लोगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा। जब मोटिवेशन फील होगा, देखो, जब हमारा लक्ष्य कोई पूर्ति हो जाती है जो हमने बनाया था, तो हमें एक नई उत्साह की जागृत होती है, ठीक है। उसके बाद आपने जो जीएस में बनाया है, जो करंट में बनाया है, करंट में आप सोच रहे हो कि आज मैं पूरे साल का करंट आज ही के दिन में खत्म कर दूंगा, बिल्कुल मत, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। कोई आप वीडियो देख रहे हैं 4 घंटे का, 5 घंटे की किसी की मैराथन है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, आज मैं इस क्लास की 1 घंटे की, 5 घंटे की मैराथन है, 1 घंटे की मैराथन पूरी निचोड़ करके पी जाऊंगा, ठीक है। 1 घंटे की पूरी मैराथन देख लूंगा। या किसी बुक से तैयार कर रहे हैं तो पूरे साल भर की नहीं, आज मैं इस बुक के 2 मंथ के करंट अफेयर्स बिल्कुल रट लूंगा। तो इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। आप बहुत बड़े बना लेते हो और उसके बाद जब टारगेट आपका पूरा नहीं होता है तो उसके बाद फिर आप टाइम टेबल से भी नहीं पढ़ाई करते हो और जैसे बनाया वैसे उल्टा सीध कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य बनाना है और उसी लक्ष्य के साथ ही अपनी पढ़ाई करनी है। एक हमारे यूट्यूब पर काफ़ी फेमस टीचर है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक दिन बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे, अरे टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन देखो, इतने बड़े टीचर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। टाइम टेबल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम टाइम टेबल से नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ भी, अपनी पढ़ाई हमारी समझ में नहीं आएगी, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप जब भी देखो, अगर आप विदाउट टाइम टेबल के आज भी पढ़ रहे हो तो ये गलती आप बहुत बड़ी कर रहे हो, ठीक है। तो आप आज ही अपना टाइम टेबल बनाएं। जब आप अपना टाइम टेबल बनाने बैठोगे तो खुद ही आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि मैं आज तक खुद इतनी बड़ी गलती कर रहा था। क्योंकि टाइम टेबल बनाओगे, उसमें जैसे ही आप अपना
एक पेपर पर लिखने बैठोगे तो वहाँ पर आप डालोगे कि मुझे 2 घंटा मैथ पढ़नी है, 2 घंटा रीजनिंग पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, करंट पढ़नी है, सब कुछ उसमें लिखने लगोगे ना तो एक एक 2-2 घंटे में सारे टॉपिक आपके समाप्त हो जाएंगे और टाइम आपका कम पड़ जाएगा, सारा दिन का टाइम भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। अरे यार ये सब्जेक्ट तो मेरा छूट ही रहा है, ये सब्जेक्ट तो मेरा छूट ही रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में अगर मैं विदाउट टाइम टेबल के अभी तक पढ़ रहा तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। तो आज ही सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल से पूरी तरह से पढ़ो। तो एक वीडियो मैं आपके लिए देखो लाना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे देखो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन में है। डीमोटिवेशन में है कि सर मेरी मैथ वीक है, सर मेरी रीजनिंग वीक है, ठीक है, तो मेरा तो नहीं हो पाएगा, मैं कैसे तैयारी करूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगा और उन जो बच्चे बहुत ही परेशान हैं, डीमोटिवेट में हैं, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छी बातें उनको बताऊँगा जिससे कि उनकी तैयारी में एक नया उत्साह आ सके। तो मेरी आज शाम तक ही वो वीडियो लगभग आ जाएगी। और उसी में मैं साथ में एक बात और बताऊँगा कि जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट यानी टेक्स्ट बुक या किसी भी प्रकार का हमारे ऑनलाइन मार्क होते हैं जो बच्चे नहीं दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो या टेक्स्ट बुक पर वो ऑनलाइन मार्क दे भी रहे हैं तो उसमें भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 90% बच्चे वो गलती कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक पर कैसे मार्क देना चाहिए उसके बारे में, और जो बच्चे थोड़ा सा परेशान है, सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा तो नहीं होगा, इन 2 बातों को लेकर के मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा जो शाम तक की मेरी आ जाएगी। उस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं उसमें बताने वाला हूं आपको। तो देखो ज़्यादा पर टाइम लॉस ना करते हुए, क्योंकि यहाँ पर मेरी सुपर 10 की क्लास लगभग आधा घंटे में समाप्त हो जाती है, नहीं तो बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। तो देखो आज की क्लास का मेरा ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और इसका मैं एक प्यारा सा तरीका आपको बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, देखो सुपर 10 की क्लास मैंने आपको बताई थी, मेरा मेन उद्देश्य है सुपर 10 आपका टाइम मैनेज कराना, ठीक है। यहाँ पर आपकी टाइम में आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन स्पीड और यहाँ पर ऐसे तरीके बताना जिससे आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बच सके। तो वही मेरा यहाँ पर सुपर 10 का उद्देश्य था। तो उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए यहाँ पर देखो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 12% प्रतिवर्ष की दर से 3400 रुपये हो जाती है। देखो साधारण ब्याज में अगर आप रेट और टाइम का अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो उससे आपका प्राप्त होगा ब्याज। क्या प्राप्त होगा? ब्याज। रेट और टाइम का अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो उससे आपका प्राप्त होगा ब्याज। अब यहाँ पर देखो रेट और टाइम क्या है, 3 वर्ष टाइम दिया हुआ है और 12% आपकी यहाँ पर रेट दी हुई है। तो यहाँ पर 12 और 3 का अगर हम गुणा करा दें तो ये हमारा 36% आ जाएगा। ब्याज हमारा देखो कितना आ जाएगा, 36% भैया आ जाएगा। कोई भी चीज़ यहाँ पर जो हमारी प्रिंसिपल होती है, जब मैंने यहाँ पर 36% ब्याज इस तरीके से माना है तो मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है, 100% ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 3 वर्षों में 12% प्रतिवर्ष की दर से 3400 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ये 3400 रुपये जो है वो हमारा क्या है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 12% प्रतिवर्ष की दर से 3400 रुपये हो जाता है। तो ये जो 3400 रुपये हमारा दिया हुआ है ये भैया हमारा मिश्र धन है। क्या है? ये मिश्र धन है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, बस यही बात यहाँ पर आपको फोकस करनी थी। हमारे अकॉर्डिंग भैया ये 100% हमारा प्रिंसिपल रहा और 36% हमारा ब्याज रहा। हमारे अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना हो गया भैया, 136। हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया, 136, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3400। तो 136 हमारा बराबर हो जाएगा 3400 के। तो एक बराबर हो जाएगा 3400 बटे 136 आपको मान किसका निकालना है, मूलधन यानी कि 100 का, ठीक है, मूलधन यानी कि 100 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 17 बचेगा और 00 यहाँ पर देखो 6 और यहाँ पर 8। उसके बाद 17 से काट देंगे तो 00 17 चक्को और 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ लगा हुआ, सर आप यहाँ पर काफ़ी कुछ झाम बता रहे हैं, लेकिन ये तरीका जब भी आपका क्लियर हो जाएगा ना तो आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन उड़ाओगे। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये सारी बातें, क्या देखो आप ये बात एग्जाम में लिखते, ठीक है, क्या आप ये बात एग्जाम में लिखते? आपको पता है रेट और टाइम का मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज हमारा आपको पता चल जाता है बढ़ते ही 36 रुपये, ठीक है। 36% हमारा ब्याज है, प्रिंसिपल तो अपने मन में, जब 36% हमारा ब्याज है तो प्रिंसिपल हमारा 100। ये सब बातें मन की हैं, ठीक है, मन की हैं। और मिश्रधन यहाँ पर दिया हुआ है 3400 रुपये, आपके मन में तुरंत आ जाएगा बढ़ते ही 36 ब्याज है, 100 प्रिंसिपल होता है, 136 बराबर 3400 के, 136 बराबर 3400 के। तो 136 यहाँ पर 3400 बटे 136 इतना आपको लिखना पड़ता है, इंटू 100 का मान निकाल देते, एक लाइन में आपका आंसर आ जाता। लगभग 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है, लगभग 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ऊपर टाइम नहीं लगने वाला था। अगर देखो जिन भी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है तो यहाँ पर देखो आप अपने पुराने तरीके से लगा सकते हो। पुराना तरीका आपका कौन सा है, वही फार्मूले वाला तरीका।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे कौन सा तरीका बताया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, ये तरीका आपको बताया जाता है। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट तो भैया दिया नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मूलधन भी आपका नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दर आपकी दी हुई है 12% और टाइम आपका दिया हुआ है 3 वर्ष, पर भैया आपका एसआई दिया हुआ है। ठीक है, अब एसआई के स्थान पर आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पर भी देखो आपका काफ़ी टाइम लॉस होने वाला है। आप एसआई के स्थान पर सोचोगे कि हमें एसआई के स्थान पर क्या लिखना होगा, एसआई के स्थान पर हम वो वैल्यू लिखें जिससे कि हमारी यहाँ पर ये इक्वेशन पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। यहाँ पर मिश्रधन देखो 3400 रुपये है भैया, मिश्रधन P प्लस SI, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन होता है। ठीक है, मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो हमें मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा ब्याज जो बराबर होता है वो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, अब मिश्रधन हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने रुपए, 3400 रुपये, और माइनस पी। अब देखो हम एसआई बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3400 माइनस पी। एसआई बराबर यहाँ पर लिख देंगे 3400 माइनस पी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और ये आपका आंसर 2500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर 2500 रुपये आ जाएगा। तो ये तरीका मेरे हिसाब से आपका और भी झामी होने वाला है। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का तरीका था, बस इतनी सी कॉमन सी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, साधारण ब्याज के भी जो क्वेश्चन आएंगे, मैं अधिक से अधिक कोशिश करूंगा आपको जो ये फार्मूला आप लोग यूज करते आ रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, मैं किसी भी क्वेश्चन में इस फार्मूले का प्रयोग ना करूं। ठीक है, आपको ऐसे ही इन्हीं तरीकों से ही साधारण ब्याज के मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सेकंडों में आपके साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज का ही आ गया। अब ये भी देखो, ये भी इसी के साथ समझ लो। तो यहाँ पर 6000 रुपये के वर्ष में साधारण ब्याज पर 8340 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 13% प्रति वर्ष है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या हमसे निकलवाया जा रहा है। 6000 रुपये दिया हुआ है, के वर्ष में साधारण ब्याज पर 8340 रुपये हो जाता है, यानी कि 6000 रुपये हमारा मूलधन था और के वर्ष में, ठीक है, टाइम हमें दिया नहीं है, के वर्ष में यहाँ पर दिया हुआ है, के वर्ष में साधारण ब्याज पर हमारा 8340 रुपये हो गया। ठीक है, ये हमारा मिश्रधन हो गया। यदि ब्याज की दर 13% प्रति वर्ष है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखो, 6000 रुपए हमारे पास थे और यहां पर कितने हो गए, 8340 रुपए जाकर के हो गए। ठीक है, आपको ब्याज कितना मिला, ठीक है, ब्याज आपको 2340 रुपए मिला। ठीक है, 2340 रुपए मिला। अब यहां पर आपको एक काम करना है, 2340 रुपये ब्याज मिला। यहाँ तो चाहो तो आप फार्मूला लगाओगे, मैंने कहा है कि मैं आपको फार्मूला अधिक से अधिक कोशिश करूंगा कि मैं आपको विदाउट फार्मूले के ऐसे क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला लिखने में आप 10 से 5 सेकंड का, लगभग 5 से 10 सेकंड का टाइम लॉस करते हो, उसके बाद तो लगभग 5 से 10 सेकंड तो आपके बचने ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैं मान लेता कि टाइम हमारा 1 वर्ष है, टाइम हमारा 1 वर्ष है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। रेट और टाइम का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ब्याज प्राप्त होगा। अगर 1 वर्ष यहाँ पर हम टाइम मान ले और हमारी 1 वर्ष यहाँ पर देखो टाइम मान ले और दर यहाँ पर हमारी 13% दी हुई है, तो भैया 13% हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर निकल आएगा। अगर हम 6000 का 13% निकाल लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। ठीक है, 6000 का अगर हम 13% निकाल लें तो हमारा कितना हो जाएगा, 780 रुपये हो जाएगा। ये हमारा देखो 1 वर्ष का ब्याज आ गया है। अब यहाँ पर ब्याज आपको कितना मिल रहा है, क्योंकि देखो साधारण ब्याज का सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि भैया वहां पर प्रत्येक वर्ष समान ब्याज मिलता है, प्रत्येक वर्ष वहां पर समान ब्याज मिलता है। तो 1 वर्ष में आपको अगर 780 रुपये मिल रहा है, 1 वर्ष में अगर आपको 780 रुपये मिल रहा है तो कितने वर्ष में भैया 2340 मिलेंगे, तो हम 780 से यहाँ चाहो तो भाग दे दें। ठीक है, नहीं भाग देना चाहते हो तो ऑप्शन में आ जाओ भैया, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में। तो 2 वर्ष में तो भैया यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे, 7 दूनी 14, 1500 लगभग जाएगा, लेकिन ब्याज आपको मिल रहा है 2340। तो यहाँ पर अगर आप 3 वर्ष मान लो तो यहाँ पर 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, 0, 3 8 24, 3 7 21, 21 2 23 हो जाएगा, 2340। देखो वही हमारा ब्याज मिल रहा है। तो यहां पर आपको क्या कोई प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन को लगाने में? नहीं तो आप यहां पर क्या करते, 2340 आपका ब्याज आया था तो सबसे पहला काम आप ये करते कि भैया ब्याज बराबर हमारा होता है मूलधन 6000 इंटू दर हमारी 13%, टाइम हमारा के वर्ष अपॉन 100। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 00 से 00 जाएगा, 13 से यहाँ पर काटेंगे, 13 एकम 13, 10 13 8 104 और यहाँ पर 0 आ जाएगा।
यहाँ पर देखो जीरो से हमारा जीरो, ये भी जीरो से देखो जीरो हमारा ये वाला भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया 6 त्रिक 18 आ गया, ठीक है। के इक्वल टू हमारा 3 ईयर आ गया, 3 ईयर्स आ गया। तो यहाँ पर देखो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, नीचे आप अच्छा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको तरीका यहाँ पर कौन सा अच्छा लग रहा है, कि मेरे फार्मूले वाला तरीका ये अच्छा लग रहा है कि ये तरीका अच्छा लग रहा है। बेशक आपको इतने समय ये तरीका अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये तरीका आप सीख लोगे ना, जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, जहां पर आप देख करके डर जाते हो, वो क्वेश्चन आपके तरीके से देख करके डर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले आपको 2 लाइनें आपको मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत, देखो पेपर नजदीक आ चुका है, तब लोग डिमोटिवेशन में जा रहे हैं कि सर मेरी तो मैथ वीक है, मेरा तो ये वीक है, मेरा तो नहीं होगा। यहाँ तक कुछ बच्चे हैं ये भी कहते हैं कि सर अगर मेरा यहाँ पर तैयारी मेरी बहुत खराब चल रही है, बिल्कुल भी मेरे यहाँ पर मैथ अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, सर ये बताइए एसएससी जीडी की अगली भर्ती कब आएगी, मैं अगली भर्ती के लिए तैयारी करूँ। अरे यार हद ही कर दी ऐसे लोगों ने, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम में है उससे नहीं देख रहे हैं, अगली भर्ती हमसे पूछ रहे हैं कब आएगी। तो मैं उन लोगों के लिए बस सिर्फ यही 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए ये मेरे दोस्त, आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है, ठीक है। तो देखो इसी के साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है। यदि 2017 में इसकी आय 31,25,000 रुपए है तो 2015 में इसकी आय क्या थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देखो यहाँ पर जैसे ही आप करने बैठो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर आय में क्या हो रही है, भैया वृद्धि हो रही है, आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन 2017 में इनकी आय दी हुई है और 2015 की आय इनसे इनकी यानी कि 2015 की आय आपसे पूछी जा रही है। जब 2015 की आय पूछी जा रही है तो ये बात भैया स्वाभाविक है कि 2015 में जो इनकी आय रही होगी वो इस 31,25,000 से कम रही होगी, 31,25,000 से कम रही होगी। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है कि भैया जो इनकी प्रेजेंट में ये आय दी हुई है 2017 में, तो 2015 में कम रही होगी। तो यहाँ पर क्या होता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4 होगा। 1/4 आप क्या करोगे, वृद्धि हो रही है तो इसको क्या लिखोगे 5/4, यानी कि अगर 4 थी तो उनकी आय कितनी हो रही है 5 हो रही है, ठीक है। तो 5/4 ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पर देखो आप गलती क्या करते हो, मल्टीप्लाई में 5/4 लिख देते हो। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर 2017 में इनकी आय जितनी थी 2015 में इस आय से वो कम होगी। जब कम होगी तो यहां पर जब आप 4/5 लिखोगे तभी तो जाकर के आपका जो आंसर आएगा वो 31,25,000 से कम आएगा, 31,25,000 से कम आएगा। अगर आप ऊपर 5 कर दोगे नीचे 4 कर दोगे तो ये वाली आय आपकी और बढ़ जाएगी और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो अभी मैं आपको इसका बेसिक भी बता दूंगा, यहां पर डायरेक्ट कैसे इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू तक पहुंचा जाता है, मैं सिर्फ वो तरीका बता रहा हूं। तो देखो यहां पर 25 हमारा हो गया, इसको हम काट देंगे, 25 एकम 25 हो गया, यहां पर 6 बचे, 25 दूना 50 हो गया, 12 25 पंचे 125 हो गया, और यहां पर देखो 000 आ गए। अब 16 से यहां पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 0 0 16 5 80 16 दूना 32 60 40 और 16 एकम 16 16 4 कितना होता है 20, ठीक है। 20 लाख रुपए उनकी आय रही होगी 2015 में, 20 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो तरीका यहां पर सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि डायरेक्ट इस वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई 4/5 लिख करके आंसर तक पहुंच जाओ, नहीं तो आपको देखो यहां पर मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं अगर नहीं समझ में आया है। जैसे कि देखो एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो रही है, भैया 25% की वृद्धि हो रही है, आप कितनी मान लोगे, x मान लोगे, ठीक है। कि 2015 में इनकी आय भैया x रही होगी, उसमें 25% की वृद्धि हो रही है, 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, ठीक है, 1/4 होता है तो आप इसको लिखोगे 5/4, 1 की वृद्धि हो रही है 5/4 होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 वर्ष है तो यहाँ पर तभी मैंने 2 बार लिखा है 5/4 इंटू 5/4, और कुछ मत समझना। और यहाँ पर कितनी हो जा रही है अब 31,000, यहाँ पर 31,25,000 रुपए, ठीक है, 31,25,000 रुपए। यहाँ से आप जब अपना आंसर निकालोगे तब भी आपका यही 20 लाख रुपए आएगा। एक तरीका मैं आपको और बता दूं, 25% की भैया वृद्धि होती है हर साल, फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4 तो हमारी हर साल होती है 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 हमारी होती है। तो 2 साल में इसलिए मैंने 2 बार लिख लिया, 4 चौको 16 मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, 55 25 हमने ये करा दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा मान आया कि अगर 2015 में हमारी 16 रही होगी तो 2017 में कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है, 2017 में हमारी 25 हो जाएगी। तो हमारा 25 बराबर किसके हो जाएगा, 25 बराबर हो जाएगा क्योंकि 2017 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, 25 बराबर हो जाएगा 31,25,000 के, 31,25,000 के। तो यहाँ से हम एक का मान निकालेंगे 31,25,000 और अपॉन में क्या कर देंगे 25 कर देंगे और मल्टीप्लाई में हमें 16 का मान चाहिए, 16 का निकालेंगे, ठीक है। देखो मैंने इसका बेसिक भी बता दिया और जो यहाँ पर 2 शॉर्ट तरीके थे इस क्वेश्चन के जो यहाँ पर आपको बताए जाते दोनों मैंने वो भी बता दिया। मैंने इसके 3 तरीके बता दिए, जो होगा वो तरीका आप लोग यहाँ पर कवर कर लेना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका मैं उतना ही प्यारा आपको तरीका भी बताऊंगा। एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का औसत अंक 89 है, जबकि गणित में लड़कियों का औसत अंक 91 है। गणित में पूरी कक्षा में औसत अंक। पहले तो मैं आपको इसका बेसिक तरीका बता दूं, उसके बाद उस बेसिक से बिल्कुल भी मत लगाना, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से उड़ा देना। जैसे कि यहां पर देखो क्या होता है, 29 लड़के दिए हैं भैया, 29 लड़कों का औसत अंक भैया गणित में कितना है, 89 है। ठीक है, 89 है, ये भैया एवरेज है। अगर आपसे यहां पर सम पूछा जाएगा तो इनका योग कितना हो जाएगा, 89 × 29। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, 29 लड़कों के टोटल गणित में नंबर। उसके बाद यहां पर ये भैया बॉयस हो गए देखो, और यहां पर गर्ल्स जो हमारी हैं 21 लड़कियां हैं, इनका एवरेज भाई साहब दिया हुआ है। 21 लड़कियों का जो एवरेज है वो 91 है। तो इनका जब हम सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 × 21 आ जाएगा। ठीक है, इनका हम सम देखो आपस में यहाँ पर गुणा करा लेना और यहाँ भैया लिख लेना। उसके बाद जो आपका यहाँ पर इनका योग आता है, जो इनका मल्टीप्लाई है, जो इनका मल्टीप्लाई है, आपस में क्या करना, जोड़ देना। जोड़ने के बाद जितना टोटल योग आए, फिर उसके बाद 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं, जो टोटल योग आ रहा है उसमें 29 लड़के और 21 हमारी लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 50 से भाग दे देना, आपका आंसर निकल करके बाहर आ जाएगा। ये तो भैया रहा आपका बेसिक। ठीक है, ये तो रहा आपका बेसिक। अब यहां पर देखो भैया 29 से आप मल्टीप्लाई कराओगे, यहां 21 से कराओगे, काफी ज्यादा प्रोसेस। आपका ये क्वेश्चन 2 मिनट तो भैया खा ही जाएगा, आपका कितना भी कैलकुलेशन फास्ट होगा 2 मिनट आपका ले लेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कभी भी इस तरीके से मत लगाना, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से लगाना, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से लगाना। अब देखो मैं आपको अपना एलिगेशन वाला तरीका बता रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन का एलिगेशन वाला तरीका, 29 लड़के दिए हुए। देखो एलिगेशन में जब भी कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर 29 लड़के और 21 लड़कियां दी हुई हैं, जो भी नंबर्स यानी कि जो संख्या दी होती हैं उनको हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे 29:21। ठीक है, 29:21। और लड़कों यहाँ पर 29 लड़कों का जो गणित का औसत है यहाँ पर भैया 89 दिया हुआ है, और जो लड़कियों का औसत है वो यहाँ पर 91 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे यहाँ पर टोटल यानी कि लड़के और लड़कियों का औसत पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लग जाएगा, बीच में कंबाइंड वाली वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पर सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहां पर इनका अगर देखो हम योग करेंगे, इनका योग करेंगे, कितना आ रहा है इनका योग, 29 और 21 का योग आ रहा है भैया 50। ठीक है, इनका योग और इनका डिफरेंस सेम आना चाहिए, इनका योग और इनका डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा होता, जैसे कि इनका योग 50 आया है, इनका भी डिफरेंस 50 आ रहा होता, तो क्वेश्चन में हम कुछ भी चेंजमेंट ना करते। ठीक है, ऐसे ही हमारा एलिगेशन लग जाता, यहां पर हम 21 ऐड कर देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन एलिगेशन में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। एलिगेशन में जो हमारी ये 2 वैल्यू होती हैं, जो हमारी ये 2 वैल्यू होती हैं, अब जो हमारी ये बीच में तीसरी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इन दोनों के मिडिल वाली वैल्यू आएगी। मिडिल का मतलब बिल्कुल मिडिल ना कहो, इनके बीच में रहेगी। कहने का मतलब है 89 और 91 के बीच में ही वो वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो एलिगेशन में ये चीज श्योर होती है। तो अब देखो आपको क्या करना है, जो इनका योग है वो इनका डिफरेंस होना चाहिए, तब तो हमारा यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा होता। लेकिन इनका डिफरेंस भैया 2 का है, तो हम क्या करेंगे, 1 का मान निकालेंगे। तो यहां पर 2/50, 2/50 तो हमारा 1/25 आ जाएगा, 1 बराबर 1/25 आ जाएगा। तो हमारी जो यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या दी हुई है, इनका हम परिवर्तन करेंगे। इनका परिवर्तन क्या करेंगे, इसमें भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1/25 से, इसमें भी मल्टीप्लाई करा देंगे 1/25 से। ठीक है, जब हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके बाद देखो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 25 से कम 25, यहां बचा 4, 25 से कम 25, 15, 25 छक्का 150। ठीक है, 1.16 आ गया। अब देखो 1.16 आ गया, तो यहां पर आपको एक काम करना है, अब यहां पर आपको इसमें भाग नहीं देना है। ठीक है, चाहो तो आप दे सकते हो, आपके पास अगर बहुत एक्स्ट्रा टाइम है। 1.16 आ गया, इसी के साथ अब हम क्वेश्चन में खेल जाएंगे। अब देखो ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी थी 29, ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी थी, और ये वाली हमारी वैल्यू क्या थी, 21 छोटी थी। अगर हम इसका मान निकाले होते तो ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर देते। अब ये बड़ी वाली वैल्यू का मैंने मान निकाला है सही सही, तो ये इसमें घटा देंगे। ये देखो बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इन बातों पर आपका बहुत ही माइंड क्लियर है, बहुत ही डाउट क्लियर है इन बातों पर, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम बहुत बचता है। नहीं तो आप यहां पर थोड़ी देर सोचते रह जाते हो ऐसे क्वेश्चन में कि सर जो ये वाली वैल्यू आई है इसमें घटाएं कि जोड़े, इसमें घटाएं कि जोड़े, ये वाली वैल्यू इसमें जोड़े कि घटाएं। ठीक है, हमेशा मैं आपके लिए बता दूं, जो यहां पर बड़ी वाली वैल्यू आई है वो इस वाली वैल्यू में घटेगी, अगर ये हमारी छोटी वैल्यू है तो इस वाली वैल्यू में हमारी जुड़ेगी। तो हम 1.16 को 91 में क्या करेंगे, घटा देंगे, 91 में घटा देंगे। तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और यहां पर कितना बचा 90। अब यहां पर 89.84
89.84 ऑप्शन नंबर डी। देखो नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर लिख दूँ 89.84, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो इसी तरीके से लगाना विदाउट टाइम लॉस के, बहुत ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन के आंसर आएंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। आज का सेट भी देखो उतना ही प्यारा है, जो क्वेश्चन जितना लेंथी बनना है तो उनका हमें डबल क्वेश्चन जरूर मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सेट है आज का। यहाँ पर देखो अगर थोड़ा बहुत डाउट उस क्वेश्चन में रहा होगा तो इसमें आपका और भी क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था। कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था। देखो मैंने आपसे कहा था जो भी संख्या दी हो, जैसे यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या या वहाँ पर कोई वस्तु दी हो, वस्तुओं की संख्या दी हो, तो संख्या को हम नीचे रेशियो में लिखते हैं। अब यहाँ पर 18 हमारे बॉयस हो गए तो वो हम नीचे लिख रहे हैं, जैसे कि और 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर कितना है 15, वो हम ऊपर लिख रहे हैं। जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत, अब देखो टोटल कंबाइंड एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, 16.12। आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, लड़कियों का औसत स्कोर। ठीक है, लड़कियों का औसत स्कोर ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है, और लड़कियों की संख्या भी देखो आपको दी हुई है। क्या नहीं दिख रहा आपको भैया, 25 टोटल छात्र दिए हुए हैं और जिसमें से 18 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 18 7 25 देखो, तो लड़कियां हमारी कितनी हो गई, देखो 18 हमारे भैया बॉयस हो गए और गर्ल्स हमारी कितनी हो गई 7 हो गई। गर्ल्स हमारी कितनी हो गई 7 हो गई। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां पर देखो इनके बीच का डिफरेंस आता है। डिफरेंस यहां पर देखो कितना आना चाहिए, 1 पॉइंट डिफरेंस आना चाहिए 1.12 का, लेकिन आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस 7 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस है 1.12 का। 1.12 का तो 1 बराबर हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। इससे हम 18 का मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, 18 का मान भी निकाल लेंगे। तो 18 का मान देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 से यहाँ पर गुणा करा देंगे। 18 और 6 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 108 और हमारा कैरी आया 10, तो 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, 2.88। तो यहाँ पर देखो 18 के स्थान पर हमें लिखना पड़ेगा 2.88, 2.88। ठीक है, और हमें यहाँ पर 7 के स्थान पर लिखना पड़ेगा 1.12, 7 के स्थान पर 1.12। ठीक है, ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर इन दो वैल्यू में जो बड़ी वाली वैल्यू है तो समझ लेना ऊपर वाली में क्या होगी, वो घटेगी। अगर छोटी वाली वैल्यू है तो वो ऊपर वाले में जुड़ेगी। तो ये बड़ी वाली वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उससे ये घट करके आई है। अब जब ये इससे ये घट करके आई है तो इसका मतलब ये हमारी बीच वाली वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। जब ऐड हो जाएगी तो इसमें 16.12 को जब इसमें ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 17, 17 2 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो यहाँ पर बच्चों का बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। डाउट उनका नहीं होता है, उनका आंसर सही आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अपना वो टाइम काफी ज्यादा लॉस कर देते हैं, क्योंकि उनके ये नहीं समझ में आता है कि ये वाली वैल्यू मैं इसमें ऐड करूं या घटाऊं। ठीक है, तो आप देखो एक बात यहाँ पर कॉमन सी सोच लिया करो कि अगर हम 16.12 में ये वाली वैल्यू घटा देंगे, 16.12 में ये वाली वैल्यू अगर हम घटा देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि जो हमारी 16.12 लिखी है ये वाली वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी है। तो 16.12 से ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब क्योंकि ये वाली वैल्यू होती है इन दो वैल्यू के बीच वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू होती है इन दो वैल्यू के बीच वाली वैल्यू। जब ये वैल्यू होती है इन दो वैल्यू के बीच वाली वैल्यू और ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, तो 100% भैया जब ये 16 से बड़ी होगी तभी तो ये 16.12 इनके बीच में आएगी। ठीक है, अगर आप क्या करते 16.12 में 2.88 घटा दोगे, घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16.12 से ये मान जो ऊपर वाला मान आएगा, अगर इसको घटा दोगे तो कम आएगा, कम आएगा। तो बीच में 16.12 है, यहां पर मान लिया कि 13 आ गया और ये हमारा 15 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कहां भैया बीच में रही। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आप ऐसे ही स्वाभाविक तरीके से जान लिया करो ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो इसका मतलब जो यहां वाली वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से बड़ी आएगी, और जब बड़ी तभी आएगी जब उसमें ऐड करोगे। तो यहां के लिए कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाए, इसलिए मैंने आपको इतना समझा दिया। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी हमारा नंबर सिस्टम का प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपसे कहा था कि मेरी सुपर 10 की क्लास जो भी आएगी उसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वहां पर आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि एग्जामिनर किसी भी प्रकार का कोई पेपर बनाए, अगर आप मेरी प्रत्येक दिन सुपर 10 की क्लास ले रहे हैं और सुपर 10 में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वहां पर 100% अच्छा परफॉर्मेंस कर करके आओगे। तो यहां पर देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर देख करके ही डर जाओगे। पहले तो क्वेश्चन को स्किप, अंकों की संख्या
संख्या दी हुई है, ये 9 अंकों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर देखो 33 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 9 अंकों की संख्या इतनी दी हुई है तो 33 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो डिविजिबिलिटी के रूल यहाँ पर मैं प्रत्येक क्लास में मैं थोड़े थोड़े बताते चलता हूँ। लगभग मैंने सारे डिविजिबिलिटी के रूल आपको अपनी क्लासों में ही बता डाले हैं, जो भी मेरी प्रत्येक क्लास को डेली लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो 33 से विभाज्य है, तो आपको यहाँ पर एक काम करना है। 33 से विभाज्य, 33 के हमारे फैक्टर कौन से होते हैं? 3 × 11 होते हैं। अगर कोई भी संख्या जिस किसी संख्या से विभाज्य है तो उस संख्या के फैक्टर से भी विभाज्य होगी। अगर ये संख्या 33 से विभाज्य है तो 33 के जितने भी फैक्टर बनते हैं उन सभी फैक्टर से भी विभाज्य होगी। तो मैंने भैया आपको 33 का कोई डिविजिबिलिटी रूल तो सिखाया नहीं है, लेकिन मैंने 3 और 11 का बताने में छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो 3 और 11 से भैया इस क्वेश्चन को चेक कर लो, 3 और 11 से इस क्वेश्चन को चेक कर लो। अब 3 और 11 से देखो हम कैसे चेक करेंगे। यहां पर एक कंडीशन और दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड का अधिकतम मान आपको निकालना है। ठीक है, अधिकतम मान आपको निकालना है। सबसे पहले देखो यहां पर मैं संख्या को नोट करता हूं, 9 5 7 x 5 y 6 z और 3। ये देखो हमारी संख्या दी हुई है। अब ये संख्या हमारी 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। सबसे पहले 3 का नियम हमारे लिए आसान होता है, तो हम वही यहां पर ले लेते हैं। अब यहां पर देखो 3 का नियम क्या है? 3 का नियम अंकों का सम क्या हो? 3 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम जोड़ लेते हैं, 5 14 और 14 7 21, 21 5 26, 26 और 6 कितना होता है? 32, 32 3 39। ठीक है, देखो 39 हमारा ये आ गया, प्लस हमारा x प्लस वाई और प्लस हमारे z, 3 नंबर ये 39। तो भैया ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपसे कहा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का अधिकतम मान। ठीक है, यहाँ पर 39 तो देखो पूरा 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब यहाँ पर 3 नंबर ऐसे हम कौन से अधिकतम ले लें जो 3 से डिविजिबल हो जाए? तो यहाँ पर मैं इसको भी 9 ले सकता हूँ, इसको भी 9 ले सकता हूँ, इसको भी 9 ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंकों का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो मैं प्रत्येक नंबर को 9 ले सकता हूँ। जैसे कि देखो 9 + 9 + 9, तो ये तो 3 से डिविजिबल हो ही गया, और ये भी 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल और ये भी 3 से डिविजिबल। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐड करके यहाँ पर देखते हो तो वो भी कर लो। यहाँ पर ये 27 ये हो जाएगा और 39 ये हो जाएगा, तो इनको यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 9 7 16 और 3 2 5, 3 2 5 1 6। ठीक है, 66 हमारा क्या 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर प्रत्येक नंबर हम 9 ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, प्रत्येक के स्थान पर 9 ले लिया। अगर प्रत्येक के स्थान पर 9 लेने पर हमारी ये संख्या 11 से डिविजिबल हो रही है, 11 से डिविजिबल हो रही है, तो यहाँ पर हमारा 9 लेना सक्सेसफुल हो जाएगा और आंसर हमारा 27 राइट हो जाएगा। लेकिन अभी हम आंसर पर क्लिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने 11 से चेक नहीं किया है। अब देखो हम 11 से भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा 9 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, एक्स के स्थान पर 9 रखेंगे और यहाँ पर कितना रखेंगे? 5, और y के स्थान पर भी 9, y के स्थान यहाँ पर देखो यहाँ पर 9 रखा है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी अपना 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 11 से हम डिविजिबल करेंगे। 11 से डिविजिबल का रूल क्या होता है? 11 से डिविजिबल का रूल हमने आपको बहुत ही अच्छा से बताया था। पहले अंकों को गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अंकों की स्थिति क्या बना लेना? सम में बना लेना। ठीक है, इवन नंबर बना लेना। आप पीछे तो 0 लगा नहीं सकते हो, आगे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आप 2 के जोड़े बना लेना, 2 के पेयर बना लेना। ठीक है, यहाँ पर ये देखो आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे घुमा करके जोड़ते हो, काफ़ी कंफ्यूजन होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस होता है। लेकिन 2 के पेयर बनाओगे, देखो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 में 9 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा? 0 में 9 को घटाओगे तो भैया माइनस का 9 आएगा। ठीक है, 0 - 9 करोगे, माइनस का 9 आएगा। और पेयर के बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह अपने माइंड में मानना, लिखने मत बैठ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बीच में प्लस का चिन्ह है और साथ में 5 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2। यहाँ पर देखो बीच में प्लस है और 9 में 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? तो हमारा प्लस का 4 आ जाएगा। 9 में 6 है तो हमारा प्लस का 3 आ जाएगा, और 9 में 3 घट जाएगा तो हमारा प्लस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, जैसे कि 6 3 9 और 6 3 9 हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारा 4 में क्या गया? 4 में 2 चला गया तो हमारा क्या बचा? 2 बचा। 4 में 2 चला गया तो हमारा 2 बचा। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है भैया? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अंकों का जो यहाँ पर एकांतर अंकों का जो अंतर आना चाहिए, जो योग आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए? 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। तो भैया यानी कि हमारा जो मैंने 9 लिया था वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। यहाँ पर या तो 0 आ जाता, या तो 11 आ जाता, या 11 से कोई डिविजिबल वैल्यू आ जाती, तब तो यहाँ पर सक्सेस हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। जब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको देखो ये बात ध्यान देने योग्य थी कि जैसे कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर हम यहाँ पर जो मैंने ये वाला लास्ट वाला 9Z के स्थान पर लिया था, अगर इसके स्थान पर मैं 9 ना ले करके 9 ना ले करके 7 ले लूँ, 9 ना ले करके मैं अगर यहाँ पर क्या ले लूँ? 7 ले लूँ,
जैसे कि देखो, अगर यहाँ पर आप 7 ले लोगे तो यहाँ पर आप 7 और 3 यहाँ पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, जब आपका 4 आ जाएगा तो अब देखो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 4 4 8 और 8 3 11 और 9 2 11, यहाँ पर कितना आ गया, अब हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो इस 9 के स्थान पर मैंने क्या ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, इस 9 के स्थान पर मैंने 7 ले लिया है। यहाँ पर एक बात और चेक करनी है कि क्या 7 लेने पर अब हमारा 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो इधर साइड में चेक कर लेते हैं, हमारी वैल्यू देखो क्या थी, 9 5 7, एक्स के स्थान पर 9 लिया था, 5 9 6 और यहाँ पर जेड के स्थान पर 7 और यहाँ पर देखो 3। अब देखो मैं आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दूं प्यारा सा। 3 का डिविजिबिलिटी आप लोग पूरा सम ना किया करो, पूरा योग ना किया करो। 3 से जो कट रहा है उसे काट दो, 3 से ये कटा, 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 7 5 12, 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, 7 5 12, 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 7 लेने पर ये संख्या 3 से डिविजिबल हो गई है। 7 लेने पर ये संख्या 3 से डिविजिबल हो रही है और लास्ट में मैंने 7 लिया है तो ये संख्या हमारी 11 से भी डिविजिबल हो रही है। अब तो वहां पर देखो ये यहाँ पर साफ सा हमें दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर 2 स्टार है, तो हम यहाँ पर अगर 2 कम कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 घटा दिया और हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा था, काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपके सारे वो क्वेश्चन ला रहा हूँ, कोई लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके लेकर के नहीं आ रहा हूँ कि आप बस ऐसे क्वेश्चन करते जाओ, वाही लूटते जाओ। हाँ, हमारे तो बहुत यार, इसमें सर ने 10 क्वेश्चन कराया तो मेरे 10 में तो 10 सही हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो मैं बार बार कर रहा हूँ, वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस मैथ में करके आओगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, आज का टेस्ट वाकई अगर इसमें आपके 6 से 7 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो आप अपने आप से निराश मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि आज के सेट में मॉडरेट और हार्ड लेवल, ठीक है, पूरे हमारे 10 में 10 मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैं बहुत ही बढ़िया लेवल के लेकर के आया हूं। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, ठीक है, 90% बच्चों से गलत होने के चांस है, 90% बच्चों से ये क्वेश्चन गलत होने के चांस होंगे। अब देखो आपको लगेगा कि अरे इसमें ऐसा क्या है, तो 90% बच्चों से गलत हो जाएगा। अब देखो जो है वो लोग सामने, अब देख लो इसमें क्या है ऐसा। जैसा कि देखो यहां पर दिया हुआ है 501 और 701 के बीच 501 और 700 शामिल हैं। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं का योग कितना होगा। पहले तो देखो 7 से विभाज्य बहुत आसान है, आप कहोगे तो वो तो हमारे लिए सेकंडों का खेल है, हम निकाल लेंगे। 701 को आप 7 से भाग दोगे। ठीक है, दशमलव में नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि देखो 700 यहाँ पर देखो 501 और यहाँ पर 701 होना चाहिए, 701 शामिल है। ठीक है, यहाँ पर गलती से 700 लिख गया है, उसको आप 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 100 बार जाएगा, पॉइंट में लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, पॉइंट में लेकर के नहीं जाना है, तो यहाँ आपका 100 बार आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो 7 से डिविजिबल वैल्यू हैं 701 तक, वो कितनी होंगी, 100 होंगी। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। लेकिन हमें 501 और 701 के बीच निकालनी है, तो हमें जो 501 के पहले जितनी भी 7 से डिविजिबल वैल्यू थी वो इसमें हम घटा देंगे। तो 501 के जो पहले, तो हम 501 को छोड़ देंगे, 500 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 501 हमारा शामिल है और ये हमारी जो 500 तक वैल्यू जो हमारी 7 से डिविजिबल रही हैं उनको इसमें हम घटा देंगे। तो 7 सते कितना आएगा, 49 आएगा, 1 7 एकम 7 आएगा, -71 कर देंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 29 आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो हमारा मतलब हुआ सीधा सा, 501 और 701 के बीच में जो हमारी प्राकृतिक संख्या है 29 हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। 29 प्राकृतिक संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इनका योग कितना होगा। अब यहां से देखो बच्चों का क्वेश्चन बहुत गलत होता है। इनका योग भैया, इनका सम पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, तो इनके सम में देखो क्या हो जाएगा। सम में अगर जिन लोगों को फार्मूला पता है वो तब भी इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्योंकि देखो समांतर श्रेणी में एक आपको फार्मूला बताया जाता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या। ठीक है, वो आप मानिए यहां पर लगा दोगे। ठीक है, पहला पद माइनस, ठीक है, पहला पद और प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या, उनके नंबर्स टोटल। तो यहां पर देखो पहला पद आपका यहां पर क्या दिया हुआ है, 501, आप लिखोगे 501 और यहां पर अंतिम पद लिखोगे 701 अपॉन 2 करोगे। ठीक है, इंटू पदों की संख्या कितनी आई है, 29 आई है। यहां आप इसको सॉल्व करोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, यहीं से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। आपसे पूछा जा रहा है 501 और 701 के बीच, जिसमें 501 और 701 शामिल है, कि प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, के बीच 7 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। अब क्या आपका 501 7 से विभाज्य है? 501 क्या 7 से विभाज्य है? 7 7 49, 7 एकम 7 कतई नहीं विभाज्य है। क्या 701 7 से विभाज्य है? 7 यहाँ 7 एकम 7, यहाँ पर भी एक कैरी बच रहा है, हमारा 7 से विभाज्य नहीं है। तो हमें यहाँ पर वो नंबर्स लेने हैं जो 7 से विभाज्य है। अब तो हम 501 ना लेकर के कौन सा नंबर लेंगे? यहाँ पर देखो 7 एकम 7,
1 बचा, 11 हो गए, 7 एकम 7, 4 बचा, 4 कैरी बचा। अगर हमारा 4 में 3 और ऐड हो जाए तो इसका मतलब 7 आ जाता, तो हमारा 7 से डिविजिबल हो जाता। तो इसका मतलब 501 में हम 3 अगर और जोड़ दें कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। ये देखो हमारा 7 से डिविजिबल है। उसके बाद देखो अगर यहाँ पर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 1 कैरी बच रहा है। इसका मतलब अगर इस वैल्यू में हम 1 घटा दें, 700 कर दें, तो ये हमारी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो आप कहोगे कि सर आपने 1 घटाया क्यों, उसमें तो जोड़ा और इसमें 1 घटाया। इसमें मैंने 1 इसलिए घटाया है, 1 कैरी बच रहा है, मेरे हिसाब से इसमें 6 जोड़ा जाता तो यहाँ पर कितना हो जाता, 707 हो जाता, तब ये 7 से विभाजित होती। लेकिन यहाँ पर आपसे 501 और 701 के बीच, ठीक है, जिसमें से 501 और 701 शामिल है, वही संख्या लेनी है। 701 से हमें ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, 701 से हमें ऊपर नहीं जाना है। तो अब यहाँ देखो जो पहला पद हम लेंगे, अब यहाँ पर देखो मैं सही क्वेश्चन यहाँ पर लगा रहा हूँ, जो पहला पद लेंगे वो हम 504 लेंगे और जो अंतिम पद लेंगे वो हम 700 लेंगे और उसके बाद यहां पर अपॉन 2 करेंगे और मल्टीप्लाई में हम 29 करेंगे। अब हमारा सही आंसर आएगा। अब यहां पर देखो क्या आ जाएगा, हमारा 7 5 12, 1204 आ जाएगा और अपॉन में हमारा 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 29 हो जाएगा। यहां पर देखो डिवाइड कर देंगे तो 6 0 और 2 हो जाएगा, ठीक है, 602 आ जाएगा। अब हम 602 को 29 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर देखो इधर हम साइड में मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 602 दिया हुआ है और 29 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर देखो। अब देखो इस तरह की जब भी आपको मल्टीप्लाई कराना हो तो यहाँ पर आप लोग क्या टाइम की बचत कैसे करते हैं, 602 में ना करा करके आप सीधा 600 में कराइए। 600 में कराओगे तो यहाँ पर 29 29 छक्का होता है 174, ठीक है, 174 आपने 600 में कराया, 600 यहाँ पर प्लस दो आपका एक्स्ट्रा है, तो कितना हो जाएगा, 29 दूना 58, यहाँ पर आप जोड़ दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 5 4 7 1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 17,458। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करा रहा हूँ, उसके बाद मैं कल की जो मेरी क्लास आएगी सुपर 10 की, वहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दूंगा, वहाँ पर 12 क्वेश्चन करा दूंगा। थोड़ा सा आज यहाँ पर मेरे पास बैटरी की प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर आज की क्लास को यहीं रोक रहा हूँ। दोस्तों आज की मेरी क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया यार मेरे SSC GD वाले प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लो, जिससे कि अपने मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।